हेलो फ्रेंड्स। सभी को आज की मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर सभी को बधाई। आपको पता है कि हर कल जो हमारा क्लास हुआ था उसमें तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि हम जो भी विचार करते हैं तो जब हम कोई विचार करते हैं तो उस विचार के एक रिजल्ट हमारे सामने आ जाते हैं। और वो रिजल्ट एक तो पॉजिटिव होते हैं और या फिर निगेटिव होते हैं। जैसे आप इंटरव्यू को निकले, इंटरव्यू दिया, एक तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे या फिर यू विल नॉट बी सिलेक्टेड, आप इसमें सिलेक्ट नहीं होंगे। ये जो घटना घटित होती है इसका जो मूल कारण जो है, इसका जो मूल कारण है आज तक बहुत सारे लोगों के समझ में ही नहीं आया है। क्योंकि जैसे सारे दुनिया के जो ज्योतिष अभ्यासक है उन्होंने जो किताबों में लिखा है वही सही है ऐसा मानकर और रट्टा लगाकर वो आगे चले आते हैं। और इतना ही नहीं, तो इसमें जो पढ़ाई ज्योतिष की शिक्षा देते हैं उनके लिए भी ये सिर्फ दे आर फॉलोइंग व्हाट दे हैव रेड। प्रत्येक व्यक्ति उसने जो पढ़ा है उसी के अनुसार वो अपना विचार प्रकट करता है और यही विचार वो दुनिया के सामने लाता है। अब मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि जो भी मैं आपको कुछ पढ़ाना चाहता हूं तो उसमें मुझे जो आपको समझाना होता है वही बात दुनिया के
सभी लोग दुनिया की जो विधि जो है, वो विधि हमारे सामने प्रकट हो जाती है। तो ये देखिए, अभी हमने क्लास चालू किया। क्लास चालू करने के बाद ये नक्षत्र ज्योतिष सॉफ्टवेयर 2.1, द बेस्ट ऑफ इट्स काइंड, बहुत ही अच्छा है। इसके लिए हम मेरा ट्रू एस्ट्रोलॉजी का जो डोंगल है, वो डोंगल थोड़ा सा बंबई में रह गया। इसके कारण मेरे पास ये जो सॉफ्टवेयर जब बनाया गया था, तो उस समय मैंने ये सॉफ्टवेयर लिया था। ये सॉफ्टवेयर हमारे मित्र एस के अनिल, यानी कि अनिल श्रीवास्तव जी, जिन्होंने खुल्लर कस्पल इंटरलिंक थियरी का पिछले कम से कम 20-22 साल अध्ययन करने के बाद ये सॉफ्टवेयर और उनके जो रूल्स है, वो सारे रूल्स इस सॉफ्टवेयर में इनकॉर्पोरेट किए थे। तो इस सॉफ्टवेयर की सबसे मुझे जो बात अच्छी लगी, वो बात यह है कि इस सॉफ्टवेयर में आपको जो खुल्लर कस्पल इंटरलिंक थियरी, इसमें जो भी रूल्स दिए हैं, उस रूल्स का इस्तेमाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अभी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो 2022-23 में आ गया, और चैट जीपीटी भी 2022-23 को आ गया। लेकिन उससे पहले हमारे मित्र मुकेश गुप्ता जी ने जब ये सॉफ्टवेयर बनाया था, उस समय ऐसा लॉजिक लगाया था कि जिसके कारण कि जो बात आप मैन्युअली करने में घंटे बीत जाते थे, उसमें ये बात कुछ ही सेकंड में आपके सामने आ जाती है। तो आज का पहला ये जो एटीएम एस्ट्रोलॉजी, एनी टाइम मनी, हाउ, व्हेन, वेयर एंड व्हाई, कैसा मिलेगा पैसा, कब मिलेगा पैसा, हाउ, व्हेन, वेयर, कहाँ मिलेगा पैसा, और क्यों मिलेगा पैसा, ये चार, एंड द क्वांटिटी ऑफ द मनी, ये पांच, व्हाई, हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई एंड द क्वांटिटी। तो इसका सारे विचार करते हुए, इन सारे बातों का विचार करते हुए हमारे सामने कुछ ऐसी बातें आती है, उन बातों का विचार जब हम करते हैं, तो
कुछ बातें कुछ बातें हमारे जो किताबों में लिखी गई है, और जो किताबों में लिखी गई है और उसी तरह से हम सोचते रहते हैं, तो इस प्रकार का इसी प्रकार का जब हम विचार करते हैं, तो उसके उसके लिए जो हमने जो ग्रंथ पढ़े हैं, उसमें जो मिसकंसेप्शंस है या फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ जो हम जिसे कहेंगे कि अब सभी को पता है कि ज्योतिष शास्त्र का विचार ज्योतिष शास्त्र का विचार अथर्ववेद में आया है। और जब अथर्ववेद का विचार करते हैं, तो ये सारे ओरिजिनल जो ग्रंथ है, वो ग्रंथ संस्कृत में होने के कारण और हमें हमारे हमारे जो धर्म पद्धति है, या फिर हमारे भारत देश के सनातन भारत देश के ऊपर जो परकीय आक्रमण होकर, जैसे इंग्रजों ने उनके ऑफिस के लिए क्लेरिकल क्लर्क बनाने की पद्धति का विस्तार भारत में किया था। तो इसके अनुसार पहले तो ये जो संस्कृत लैंग्वेज थी, वो कुछ गिने चुने राज परिवार के जो सदस्य होते थे, वही उसका अध्ययन कर सकते थे। लेकिन उसके बाद जब इंग्रज सरकार यहाँ आया और उन्होंने जो भी कुछ किया, उसके परिणाम आपके सामने है। हमारे बच्चों को हमारे सनातन धर्म के बारे में, हमारे संस्कृति के बारे में कुछ भी पता नहीं है। हालांकि हम तो लोकल स्कूल में पढ़े, लेकिन हमारे बच्चे सेंट जेवियर हाई स्कूल्स, होली क्रॉस, ए मिशनरी क्रिश्चियन धर्म प्रसारक जो शिक्षण मंडल है, उसमें इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। इसके कारण हमारे ऋषि मुनियों ने जो ओरिजिनल टेक्स्ट ज्योतिष शास्त्र के बारे में जो लिखा है, वो ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। हमारे संस्कृत जो ग्रंथ है, वो बाहर के जर्मन और पाश्चिमात्य देश के लोग, अभ्यासक, यहाँ आकर पहले उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया। उसके बाद संस्कृत जो ग्रंथ है, उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया। अब मुझे बताइए
कि संस्कृत में एक शब्द है, कोई भी शब्द हो, उसका सही इंटरप्रिटेशन या फिर सही जो विचार हम इंग्लिश भाषा में कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। आउट ऑफ वे जाकर एक इंग्लिश जो लेखक है, उन्होंने महाराष्ट्र के आद्य दैवत श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर एक ग्रंथ, किताब लिखी थी। उसमें जो हमारा मराठी में गनिमी कावा, शिवाजी महाराज जी के, छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जो रणनीति थी, वो गनिमी कावा, गनिमी इसका मतलब होता है शत्रु, और शत्रु को पराजित करने के लिए जिस जिस किसी पद्धति का इस्तेमाल करते हैं उसे हम मराठी में गनिमी कावा कहते हैं। लेकिन इसका उस लेखक ने जो भाषांतर किया, उस भाषांतर के बाद इतना खराब माहौल यहां पैदा हो गया, और बाद में उस किताब के ऊपर बंदी आ गई। तो मुझे बताइए कि ऐसे बहुत सारे शब्द हमारे मराठी में, हिंदी में और लोकल लैंग्वेज में और संस्कृत में भी हो सकते हैं कि जिसका संस्कृत के अलावा किसी और भाषा में सही विश्लेषण या सही अर्थ बोधन हम नहीं पा सकते। तो इस तरह से कुछ इंग्रज लोग आए, उन्होंने सालों भारत में रहकर हमारा जो तक्षशिला और ऐसे जो यूनिवर्सिटीज थे, विद्यापीठ, अभ्यास केंद्र, वहां वो बैठकर उस सारे जो हस्तलिखित जो ग्रंथ थे उसका उन्होंने अध्ययन किया। अध्ययन करने के लिए उस समय तो आपको पता है कि ये जेरोक्स वगैरह कुछ नहीं था। तो ऐसे में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन करते हुए पूरे संस्कृत के ग्रंथ संस्कृत में लिखकर उसके बाद उन्होंने उसका इंग्लिश में अनुवाद किया। और जब वो इंग्लिश का अनुवाद, ये जो प्रिंट मीडिया की डेवलपमेंट हो गई और एजुकेशनल नॉलेज ग्रंथ के द्वारा, मैकमिलन कंपनी हो या और कोई ग्रंथ पब्लिशर कंपनी हो, उसके द्वारा उन्होंने वो किताब इंग्लिश में प्रकाशित की। जब तक वो इंग्लिश में प्रकाशित नहीं हुई थी, तो उस समय हमारे भारत के, जिसे हम सनातन भारतीय कहते हैं, उनको उस ज्योतिष के ग्रंथ का जो महत्व है हमको पता ही नहीं था। जब ये इंग्लिश कर ग्रंथ आ गए तो हमने क्या किया, इंग्लिश का लोकल लैंग्वेज में भाषांतर करना चालू किया। अब देखिए, हम तो महाराष्ट्र में रहते हैं। महाराष्ट्र ये देवभूमि है। यहाँ भगवत गीता श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को
और स्पेसिफिकली हनुमान जी को जो भगवत गीता बताई थी, उस भगवत गीता में वो भी संस्कृत में ही था। अब इसका 1200 ईस्वी सन 1200 के आसपास हमारे ज्ञानेश्वर महाराज जी ने उसका प्राकृत देवनागरी में उसका उसके ऊपर टीका यानी कि भाषांतर सदृश टिप्पणी उन्होंने की। इसे हम कहते हैं ज्ञानेश्वरी। वो ज्ञानेश्वरी जो है, वो ज्ञानेश्वरी में प्रत्येक जो वो भी यानी कि प्रत्येक जो सेंटेंस है उसका इतना गहन अर्थ है कि जो अर्थ आज तक ज्ञानेश्वरी के ऊपर कम से कम 1000 से ज्यादा लोगों ने अपनी पीएचडी की है, फिर भी ऐसा कोई भगवान का चाहता आता है और उसको उस सेंटेंस में और कुछ दिल लगता है और इसके अनुसार वो उसी सेंटेंस का जो अनुवाद करते हैं, वो अनुवाद सारे जगत को एक प्रमाण दे जाता है। तो इसी तरह से जब इन सारी बातों का हम विचार करते हैं तो हमारा वेदांग ज्योतिष ये अमोघ और निश्चित है, लेकिन उसके विश्लेषण और काल निर्णय के बारे में जो भी बताया जाता है वो इतना सटीक बैठता नहीं है। तो इसके बारे में हम आगे चलते रहेंगे। तो आपके सामने जो स्क्रीन दिया है वो स्क्रीन इसके ऊपर हम बात करेंगे हमारे हिंदू सनातन धर्म में एक सबसे बड़ा सत्संग कहा गया है कि जब आपकी स्नान संध्या वगैरह होती है तो उस समय उस दिन का जो पंचांग होता है उस पंचांग का पठन करे, वाचन करे या श्रवण करे। तो आज संक्रांति है, मकर संक्रांति है। तो मकर संक्रांति होने के कारण आज ये देखिए सूर्य मकर राशि में सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर चुका है। कैप्रिकॉर्न 0 डिग्री 05 मिनट एंड 46 सेकंड। राशि शनि की है, लेकिन ट्रांजिट कौन कर रहा है? रवि कर रहा है। रवि अपने ही नक्षत्र में है। रवि अपने ही नक्षत्र में है यानी कि उत्तराषाढ़ा। अब आपको पता है कि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो मकर राशि में धनु राशि में 26 डिग्री 40 मिनट के ऊपर आता है और मकर राशि में 10 डिग्री के ऊपर समाप्त होता है। तो अब यहां
आज का दिन अगर देखेंगे तो ये देखिए, 14 जनवरी 2024, आज मंगलवार है। आज पुनर्वसु नक्षत्र सुबह 10:07 तक है। अब आज प्रतिपदा तिथि आज सुबह 3:56 से चालू हो गई, और आज मध्यरात्रो यानी कि 15 तारीख जब आएगी, 12 तारीख, 12 घंटे 12 बजे के बाद, तो उस समय 3:21 तक प्रतिपदा तिथि है। प्रतिपदा तिथि के बाद, प्रतिपदा तिथि के बाद ये जो रवि और चंद्र, रवि और चंद्र, इसका जो कॉम्बिनेशन बनता है, उस कॉम्बिनेशन के अनुसार ये वैद्युति योग आज सुबह 4:20 को समाप्त हो गया, और विष्कंभा योग 4:20 को चालू हो गया, और आज मध्यरात्रो 12 बजे के बाद 2:49 तक विष्कंभा योग है। आज सूर्योदय के समय बालव करण जो है वो है, बालव करण जो है वो है। आज दोपहर 3:34 तक ये बालव करण है, और आज का सूर्योदय 7:04 और 52 को यहाँ जो कोल्हापुर में मेरा जो इस कंप्यूटर जिस टेबल पे बैठा हुआ है, उसका जो लॉन्गिट्यूड जो है 16 डिग्री 41 मिनट 7 सेकंड नॉर्थ, और 74 डिग्री 14 मिनट 14 सेकंड ईस्ट ए लॉन्गिट्यूड है। 16 डिग्री 41 मिनट ए लैटिट्यूड है। उसके अनुसार उसके अनुसार ये जो सनराइज जो है वो 7:04 मिनट 52 सेकंड को सनराइज है, और सनसेट जो है वो शाम को 6:19 मिनट और 35 सेकंड के ऊपर है। ओके, तो अब देखिए, 13 तारीख को 10:28 मिनट 10:28 मिनट और 22 सेकंड को ये पुनर्वसु नक्षत्र चालू हो गया था, और आज सुबह 10:07 को ये पुनर्वसु नक्षत्र समाप्त होने वाला है। वेरी इंपॉर्टेंट बात ध्यान में लीजिए। ओके, अब यहां देखिए, अब ये टाइमिंग जो कुंडली बनाने की जो टाइमिंग है, उस टाइमिंग का विचार करिए। 9:03 मिनट 37.84 सेकंड। अब देखिए, ये जब मैंने आपको ये बताया कि 13 तारीख को 10:28
28 मिनट 22 सेकंड को 10 बजकर 28 मिनट और 22 सेकंड को ये पुनर्वसु नक्षत्र चालू हो गया। पुनर्वसु नक्षत्र चालू हो गया। ओके, इसका मैं स्क्रीनशॉट लेता हूं। ये ले लिया स्क्रीनशॉट। अब यहां देखिए, ये टाइमिंग लिख के रखिए। 13 तारीख को 10 बजकर 28 मिनट 22 सेकंड। 13 तारीख को 10 बजकर 28 मिनट और 22 सेकंड। ओके, ये भी, इसका भी स्क्रीनशॉट निकालेंगे। ओके, तो अब यह देखिए, ये जो है, जिस समय हमने कुंडली बनाई तो चंद्र गुरु के पुनर्वसु नक्षत्र में था। चंद्र गुरु के पुनर्वसु नक्षत्र में था। अब इस कुंडली में, ये जरा सा हम प्रॉपर फिर ये करते हैं हमारे जो ये लोगों को समझने के लिए। ओके, अब देखिए, चंद्र अपने ही राशि में बैठा हुआ है। चंद्र अपने ही कर्क राशि में बैठा हुआ है। शनि भी अपने ही कर्क राशि में, शनि चंद्र के कर्क राशि में बैठा हुआ है और चंद्र और शनि का षडाष्टक योग बन गया है। चंद्र और शनि का षडाष्टक योग बन गया है। शनि से चंद्र 1 2 3 4 5 6 छठे भाव पे है और मून से चंद्र से शनि 8वें भाव से 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अब सारे लोग क्या कहेंगे कि शनि चंद्र का षडाष्टक योग है। शनि चंद्र का षडाष्टक योग है। ओके, चंद्र अपने राशि में बैठा हुआ है, शनि अपने स्वराशि में बैठा हुआ है, मून भी अपने ही स्वराशि में बैठा हुआ है। तो ये जो योग है वो पूरी तरह से अशुभ है। हालांकि एक्चुअली शनि के मंगल मून के ऊपर दृष्टि नहीं है, मून की शनि के ऊपर दृष्टि नहीं है, लेकिन जो हमारे जो त्रिरेकादश त्रिरेकादश द्विर्द्वादश द्विर्द्वादश, इसका मतलब क्या होता है कि राहु यहां बैठा हुआ है और उसके 12वें भाव में शुक्र और शनि बैठे हुए हैं और शुक्र और शनि के दूसरे भाव में ये राहु बैठा हुआ है। इसे हम कहते हैं वीर द्वादश। एक ग्रह दूसरे ग्रह से दूसरे भाव में, एक एक ग्रह किसी भी ग्रह से दूसरे भाव में बैठा होता है और उस ग्रह से दूसरे भाव में जो ग्रह होता है उसके 12वें भाव में दूसरा ग्रह बैठा होता है। ये हम इसको कहेंगे कि कुंभ राशि को हम ये कहेंगे और मीन राशि को हम बी कहेंगे, या लग्न राशि को ए कहेंगे और सेकंड हाउस को हम बी कहेंगे। तो राहु जो है वो शनि के लिए दूसरा भाव और शनि और शुक्र राहु के लिए 12वां भाव होते हैं। तो एक क्या होता है कि किसी दो ग्रहों में अगर द्विद्वादश
द्विर द्वादश योग बनता है, तो कई बार क्या होता है, अगर वो दूसरे भाव में बैठे हुए ग्रह का अपना स्वराशि, अपनी स्वराशि उसके 12वें भाव में होती है, तो वो अपना स्वयं का फल नहीं दे सकता। ओके, तो अब देखिए, ये द्विर द्वादश हो गई। अब त्रिरेकादश, त्रि यानी कि तीन, शनि की तीसरी दृष्टि थर्ड हाउस के ऊपर है, 1 2 3, त्रिरेकादश। और अगर यहां कोई और प्लैनेट होता, तो ये इस थर्ड हाउस से ये लग्न भाव जो है वो 11वां होता है, 11वां होता है। इसे हम लाभस्थान कहते हैं। त्रिर एकादश, एक ग्रह दूसरे ग्रह से तीसरे भाव में, तो पहला ग्रह दूसरे ग्रह से 11वें भाव में होता है। ये योग जो है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। अब इस चतुर्थ, शनि के चतुर्थ भाव में, शनि के चतुर्थ भाव में यहाँ गुरु बैठा हुआ है, शुक्र के चतुर्थ भाव में यहाँ गुरु बैठा हुआ है। इसे चतुर्थ भाव को, चतुर्थ भाव सप्तम भाव और दशम भाव, लग्न भाव चतुर्थ भाव सप्तम भाव और दशम भाव को हम केंद्र कहते हैं, केंद्र कहते हैं। अब शनि की दृष्टि जो होती है वो सातवीं होती है, तीसरी होती है, सातवीं होती है और 10वीं होती है। तो शनि से सप्तम भाव में और शनि से दशम भाव में जो प्लैनेट बैठा हुआ है उसके ऊपर शनि की अशुभ दृष्टि पड़ती है, शनि की अशुभ दृष्टि पड़ती है। अगर वो उस भाव में कोई प्लैनेट नहीं है, अगर उस भाव में कोई प्लैनेट नहीं है, तो उस भाव के, अब यहां देखिए सप्तम भाव, उस भाव का अधिपति रवि है, उस भाव का कस्पल स्टारलॉर्ड नक्षत्र स्वामी केतु है, उसके बाद कस्पल सबलॉर्ड शुक्र है, कस्पल सब सब लॉर्ड शुक्र है, कस्पल सूक्ष्मा लॉर्ड केतु है और कस्पल प्राणा लॉर्ड राहु है। उसके ऊपर शनि की दृष्टि है, ऐसा माना जाता है। अब यहां देखिए, शनि और वीनस, वो स्वयं, शनि कितने डिग्री पे है, शनि है 21 डिग्री के ऊपर और वीनस है 17 डिग्री के ऊपर। हालांकि अभी इसके युति नहीं है, लेकिन शनि की सप्तम दृष्टि जो है वो, शनि की सप्तम दृष्टि जब सप्तम भाव के ऊपर आएगी, दशम भाव के ऊपर आएगी, और उसमें भी शनि की दृष्टि, शनि अभी 21 डिग्री 23 मिनट 30 मिनट के ऊपर है, और सप्तम भाव, सप्तम भाव जो है वो 1 डिग्री 8 मिनट के ऊपर है, 1 डिग्री 8 मिनट के ऊपर है। जब शनि की दृष्टि एग्जैक्ट डिग्री मिनट सेकंड वाइज दृष्टि, अगर ये किसी भी थर्ड हाउस के ऊपर, सप्तम भाव के ऊपर या दशम भाव के ऊपर गुरु की एग्जैक्ट डिग्री मिनट सेकंड से दृष्टि अगर पंचम पंचम भाव के ऊपर, सप्तम भाव के ऊपर, या गुरु से, गुरु जिस भाव में बैठा हुआ है उस भाव से पंचम भाव, नवम भाव और पंचम भाव, सप्तम भाव और नवम भाव के ऊपर जब भावारंभ के ऊपर दृष्टि जाती है, तो वो गुरु, कोई भी प्लैनेट अगर
किसी प्लैनेट के ऊपर दृष्टि डालता है तो वो प्लैनेट की जो दृष्टि होती है, वो वो प्लैनेट जिस भाव का कस्पल सूक्ष्मा लॉर्ड है, कस्पल साइन लॉर्ड है, कस्पल स्टार लॉर्ड है, कस्पल सब लॉर्ड है, कस्पल सब लॉर्ड है, कस्पल सूक्ष्मा लॉर्ड है और कस्पल प्राणा लॉर्ड है, उस भाव का वो फल देता है, वो फल देता है। जो मैं आपको ये बताने वाला हूं, बताना चाहता हूं, तो ये देखिए कि आपको पहले ही आपको मैंने बताया था कि पुनर्वसु नक्षत्र कल 10:28 को चालू हो गया था और आज 10:07 को समाप्त होने वाला है। तो हमने ये कुंडली बनाई थी 9:03 को, 9:03 को एक कुंडली बनाई थी। अब यहां देखिए, जिस समय ये कुंडली बनाई 9:03 37.084 को हमने जब कुंडली बनाई, तो उस समय चंद्र हालांकि गुरु के नक्षत्र में ही है, पुनर्वसु नक्षत्र में। गुरु की दशा 16 साल की होती है, गुरु की दशा 16 साल की होती है। लेकिन ये जो गुरु की डिग्री है, चंद्र कर्क राशि में 2 डिग्री 44 मिनट 33 सेकंड की जो डिग्री है, आपको पता है कि कर्क राशि में 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट तक पुनर्वसु नक्षत्र, तुला राशि में, कुंभ राशि में, मीन राशि, वृश्चिक राशि में 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट तक जो विशाखा नक्षत्र, और मीन राशि में 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट तक ये पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र होता है। तो 16 साल की जो दशा है, और गुरु का नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र हो या विशाखा नक्षत्र हो या पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र हो, उसकी शुरुआत मिथुन राशि में 20 डिग्री के ऊपर होती है या तुला राशि में 20 डिग्री के ऊपर होती है या कुंभ राशि में 20 डिग्री के ऊपर होती है। तो अगर तुला राशि में 20 डिग्री, यानी कि कुंभ राशि में, अपने मिथुन राशि में 20 डिग्री से कर्क राशि में 3 डिग्री 20 मिनट का जो स्पैन है, क्षेत्र है, एक क्षेत्र होता है 13 डिग्री 20 मिनट का। और जो दशा चंद्र का नक्षत्र स्वामी जो गुरु होता है, उसकी दशा जब चंद्र सिर्फ मिथुन राशि में 20 डिग्री से कर्क राशि में 3 डिग्री 20 मिनट तक होता है, तब ये गुरु की 16 साल की दशा समाप्त होती है। गुरु की 16 साल की दशा समाप्त होती है। अब यहां देखिए 9:03 को, 9:03 को अब समाप्त कब होने वाला है? 10:07 को, 10:07 को। इसका मतलब मोटा मोटा अगर आपने लिया तो 1 घंटे 4 मिनट, 1 घंटे 3 मिनट तक अभी एक गुरु का नक्षत्र, चंद्र गुरु के ही नक्षत्र में रहेगा। लेकिन इस समय 9:03 और 37 का अगर हमने विचार किया, तो यहां देखिए दशा बैलेंस 8 महीने 15 दिन हो रहे गए, 8 महीने 15 दिन रह गए। इसका मतलब जुपिटर दशा 16 years, moon enters in Punarvasu at 10 hour
28 minutes 22 seconds. Moon exits from Punarvasu at 10 hour 7 minute 10 hour 7 minute and 06 second. This period consists of this period consists of 23 hours 23 hours इक्कीस मिनट is equal to 16 years दशा of Jupiter. ये बात कभी भी मत भूलिए, ये बात कभी भी मत भूलिए। अगर पुनर्वसु एट यहां 13/1/2025 @ और ये भी यहां 14/1/2025 @ अगर अब आपके समझ में आ चुका होगा कि, और ये बात देखिए कि 13 जनवरी 2025 को कल 10:28 को चंद्र पुनर्वसु नक्षत्र में 20 डिग्री के ऊपर आ गया। 13/1/2025 आज 10 hours 28 minutes और 22 seconds. Moon will be on 20 degree in Gemini sign, that is in Punarvasu nakshatra starting point. On 14/1/2025 at 10 hours 7 minutes and 76 seconds, Moon will exit from Punarvasu nakshatra in Cancer sign, that is 3 degree 20 minutes 0 seconds. This period of 23 hours and 11 minutes is the Jupiter Dasha @
एज 16 ईयर्स। ये आपके समझ में आ चुका होगा। तो अब आपके समझ में कुछ बातें आएंगी। ये बातें देखिए। अब चंद्र अभी अभी तो 9:51 हो गए। 10:07 को 10:07 को जब 3 डिग्री 20 मिनट के ऊपर कर्क राशि में प्रवेश करेगा तो चंद्र पुनर्वसु नक्षत्र छोड़ के वो पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेगा। पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेगा। अब दशा चालू कब हो गई? जुपिटर दशा स्टार्टेड एट द रेट 14/1/2025 at 10 hours 28 minutes 22 seconds. जुपिटर दशा एंड्स आज 13 तारीख को चालू हो गए। 14 जनवरी 2025 at 10 hours 7 minutes and 76 seconds. अब अगर ये आपके समझ में आ गया है, अगर ये आपके समझ में आ गया है तो तो आपके सामने जो मैं रख रहा हूं वो क्या है? जुपिटर दशा। जुपिटर दशा एंड्स ऑन 30 सितंबर 2025। जुपिटर दशा what we have been told. Jupiter dasha ends on 30 सितंबर 2025 at 6 hours 58 minutes 45 seconds AM। ओके, ये फाइनल हो गया, ये हमारे सामने आ गया। तो अब देखिए यहां हमने ये देखा है कि पुनर्वसु नक्षत्र की चंद्र पुनर्वसु नक्षत्र में आज 10:07 को चला जाएगा। पुष्य नक्षत्र में चला जाएगा। 23 घंटे का हमारा 23 घंटे और 21 मिनट का हमारा 16 साल की दशा है। तो यहाँ जो बताया गया कि गुरु की दशा 16 साल की, गुरु की दशा 16 साल की जो है वो 30 सितंबर 2025 को समाप्त होगी। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स Jupiter dasha would have been started on 30 9। अब देखिए 25 में से 16 कट कर दिए, माइनस कर दिए, तो ये अगर ये इसका विचार हमने किया, इसका अगर हमने विचार किया कि गुरु की दशा 30 सितंबर 2025 को समाप्त होती है, ये इस कुंडली के विचार अनुसार, तो इसका मतलब क्या होता है कि 16 साल की दशा चालू कब हो गई? 30 सितंबर 2009 को।
अब जिस बच्चे का जन्म अभी हुआ है उससे 16 साल पहले, 15 साल पहले उसकी दशा चालू है, ऐसा अगर किसी ने कहा तो कैसा लगेगा? इसका विचार आप ही करिए। ओके, अब आगे चलते हैं। गुरु की दशा में राहु की अंतर्दशा चालू है। यहां देखिए, गुरु की दशा में राहु की अंतर्दशा 7 मई 2023, 7 मई 2023 से 30 जो 30 सितंबर 2025 तक जुपिटर दशा, राहु भुक्ति 7/5/2000, 7/5/2023 टू 30/9/2025। ये पीरियड कैसा रहेगा? 16 × 18 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 16 × 18 288 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 28.8 months, that is 28 months 24 days। ओके, अब यहां देखिए, राहु की दशा में, राहु की भुक्ति में, इसका मतलब और भी देखिए आपके समझ में आ चुका होगा कि गुरु की दशा में गुरु की अंतर्दशा समाप्त हो गई है, शनि की अंतर्दशा समाप्त हो गई है, मर्क्यूरी की अंतर्दशा समाप्त हो चुकी है, केतु शुक्र रवि चंद्र मंगल सारी अंतर्दशा समाप्त हो चुके हैं, और अब राहु की अंतर्दशा चालू है। इसका मतलब गुरु एज अ दशा लॉर्ड आपको फल नहीं देगा, तो ओनली द मून विल गिव द रिजल्ट ऑफ द राहु। मून विल गिव द रिजल्ट ऑफ द राहु। अब जिस तरह से राहु गुरु की दशा में गुरु से राहु तक 9 ग्रहों की अंतर्दशा होती है, उसी तरह से राहु की अंतर्दशा में राहु से मंगल तक 9 ग्रहों की विदशा भी होती है, 9 ग्रहों की विदशा भी होती है। तो अब यहां देखिए, राहु की दशा, गुरु की अंत गए, राहु की विदशा समाप्त हो गई, गुरु की विदशा समाप्त हो गई, शनि मर्क्यूरी केतु की विदशा समाप्त हो गई, और अब 20 नवंबर 2024 से कब चालू होता है? ये होता है 20 नवंबर 2024 टू 15/4/2024, 2025। ये जो पीरियड था हमारा 28 महीने 24 दिन का, तो उसमें क्या हो जाएगा? अभी क्या देखिए, मैं बताता हूं आपको। गुरु दशा, दशा लॉर्ड गुरु 18 या 16, अंतरदशा लॉर्ड राहु 18, और विदशा लॉर्ड वीनस, ये 20 तारीख को केतु समाप्त हो गया है, और वीनस अभी चालू है 15 अप्रैल तक। तो ये वीनस यानी कि 20, तो ये बन गया 5,760, 5,760, 2 सेकंड, 16 × 18 × 20 इज इक्वल टू 5,760 डिवाइडेड बाय 40, डिवाइडेड बाय 40,
इज इक्वल टू 144 days is equal to 4 months, 4 months, 14, 24 days. 4 months, 24 days. अब आपके समझ में आ चुका होगा कि राहु की भुक्ति में वीनस की अंतरा जो है वो 4 महीने 24 दिन का जो पीरियड है वो तब तक चलेगी। इसका मतलब ध्यान में लीजिए, 16 साल का जो पीरियड था, 16 साल के पीरियड में गुरु की भुक्ति समाप्त हो गई। राहु, गुरु शनि बुध केतु शुक्र रवि चंद्र मंगल, ये 8 ग्रहों की दशा जो है वो समाप्त हो चुकी है। उसमें भी राहु के भुक्ति में राहु गुरु शनि बुध केतु, ये 5 ग्रहों की अंतरा समाप्त हो चुकी है। और अभी वीनस की अंतरा जो है वो 4 महीने 24 दिन तक चलेगी, 15 अप्रैल 2025 तक। ओके, अब यहां हम जाते हैं आगे, यहां फिर डबल क्लिक करते हैं तो अब वीनस की अंतरा में राहु की सूक्ष्म, वीनस की अंतरा में राहु की सूक्ष्म। अब यहां यह देखिए 11 जनवरी 2025 को मंगल की सूक्ष्म समाप्त हो चुकी है और राहु की सूक्ष्म 11 जनवरी 2025 से 2 फरवरी 2025 तक है। वीनस अंतरा, वीनस अंतरा राहु सूक्ष्म, राहु सूक्ष्म कब तक है? वीनस अंतरा राहु सूक्ष्म कब तक है? वो चालू हो गया 11, चालू हो गई 11/1/2025 टू 2/2/2025। ये पीरियड हम, इसका कैलकुलेशन आपको रेडी रेकनर मिलेगा, उस समय आपको पता चलेगा। अब ये हो गया। अब राहु की सूक्ष्म में, राहु की सूक्ष्म चालू कब होती है? राहु की सूक्ष्म 11 जनवरी 2025 को चालू होती है और 14 जनवरी 2025 को ये समाप्त होती है। ओके, अब राहु सूक्ष्म, राहु प्राण, ये 11 जनवरी 2025 को चालू होता है। 11 11 जनवरी 2025 टू 11 जनवरी 2025 टू 14 जनवरी, यानी कि आज 14 जनवरी 2025, ये राहु की सूक्ष्म में राहु की प्राणा समाप्त हो जाएगी। अब सवाल मेरा यह है कि 14 जनवरी 2025 को ये जो अभी चंद्र की जो पोजीशन है इसके अनुसार ये आपके सामने रखा है और यहां हमारे सामने आज के बाद 8 महीने 15 दिन तक, यही 8 महीने 15 दिन तक यही गुरु की दशा चालू है, ऐसा जो लिखा होता है। और असल में अभी
10:07 को अभी हो रहे हैं, देखिए 10:07 हो रहे हैं। तो अब ये जब 10:07 हो जाएंगे, तब हम क्या करेंगे, इंस्टेंट प्रश्न जो है आईपी, ये मैं यहां ये करता हूं। अभी देखिए, मैं फिर आपको ये बताता हूं कि पुनर्वसु नक्षत्र 10:07 10:07 that moon is leaving पुनर्वसु। मोन पुनर्वसु नक्षत्र छोड़ के वो पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करने वाला है। आई एम वेटिंग दिस। अब 7 हो गए, उसके बाद ओके 6 मिनट हो गए होंगे। अब मैं आपके सामने ये आईपी डालता हूं। ये देखिए क्या हो गया, 10:07 को 6 सेकंड को ओके, ये 6 सेकंड को बराबर क्या हो गया, चंद्र शनि के पुष्य नक्षत्र में प्रवेश कर चुका है। शनि के पुष्य नक्षत्र में प्रवेश कर चुका है। अब देखिए मैं आईपी करता हूं। 10:07 और 6 सेकंड और 100। या फिर हम 7 सेकंड डायरेक्ट लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, अब यहां देखिए, यहां अगर 7:07 लिए तो यहां आपके सामने शनि की दशा जो होती है वो 19 साल की होती है। शनि की दशा जो होती है वो 19 साल की होती है। तो ये क्या बैलेंस कितना रह गया, 18 साल 11 मंथ एंड 30 डेज, ध्यान में लीजिए। ओके, अब ये दशा देखिए, आज अभी आज अभी ओके, अभी देखिए, यहां मैंने आपको बताया था 10:07 16 ये 10:07 6 सेकंड जब चंद्र पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेगा, पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेगा, तो 19 साल की दशा चालू होगी। तो 14 जनवरी 2025 से 15 जनवरी 2044 तक, 15 जनवरी 2044 तक ये शनि की दशा रहेगी। ये ऐसा बताया जाता है। यह आपके सामने जो जो सारे लोग बोलते हैं ना कि टाइमिंग ऑफ इवेंट के लिए दशा दशा पद्धति के अलावा टाइमिंग होती ही नहीं है। तो अब मैं बताता हूं आपको कि 15 तारीख को ये क्या हो गया, शनि की दशा 15 जनवरी 2044 तक, 15 जनवरी
2044 तक होगी। 2044 तक होगी। ओके। अब अब फिर हम ये पुष्य नक्षत्र 15 तारीख को 10:18 को समाप्त होने वाला है। पुष्य नक्षत्र 10:18 को समाप्त होने वाला है। हम फिर वही आईपी करेंगे। 15 तारीख डालेंगे इधर, 15 तारीख, और 10 बजकर कितने मिनट को बोला था? 10:18। 10:18। अब यहां देखिए, चंद्र कर्क राशि में 16 डिग्री 40 मिनट के ऊपर पहुंच गया। चंद्र जो है वो चंद्र कर्क राशि में 16 डिग्री 40 मिनट के ऊपर चालू हो गया, यानी कि पहुंच गया। अब यहां बैलेंस देखिए, दशा बैलेंस 0 डिग्री 0 0 ईयर 0 मंथ, ये बताए आपको। ओके। अब अगर हमने इसमें 1 मिनट चाल कर दिया, 1 मिनट 18 हो गया। हाँ, अभी देखिए, ये देखिए, ये 3 सेकंड हम आगे चले। यहाँ मून 3 डिग्रीज 3 सेकंड आगे चला गया। तो हम 1 सेकंड का विचार करते हैं। हमें यहाँ एक आना चाहिए। मून 16 डिग्री 40 मिनट और 1 सेकंड। ओके। अब यहाँ देखिए, 16 साल जब मर्क्यूरी की दशा जो होती है वो 17 साल की होती है। 16 साल 11 महीने और 30 दिन। मर्क्यूरी की दशा जो होती है वो 16 साल 11 महीने और 30 दिन। आप ही मुझे बताइए कि हमारे सामने जो आता है वो हमारे सामने जो आता है वो कितना सच है? अगर ये मून 15 तारीख को 10:18 को, अभी तो वो शनि के नक्षत्र में 24 घंटे और कुछ मिनट रहेगा। ये 24 घंटे इज इक्वल टू शनि की 19 साल की दशा, ये ध्यान में लीजिए। अब अगर 10:18 को जब चंद्र अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करता है तो मर्क्यूरी की दशा 17 साल की 15 जनवरी 2042 तक होगी। 15 जनवरी 2042 तक होगी। अब ये सारी बातें ओके। तो ये आपके समझ में आ चुका होगा। ओके। तो अब मेरा जो कहना है तो वो आपके बहुत अच्छी तरह से आने के लिए ये कुछ बातें फिर हम यहां रिपीट करेंगे। चंद्र कर्क राशि में
गुरु के नक्षत्र में है। चंद्र कर्क राशि में गुरु के नक्षत्र में है। कर्क राशि में गुरु 14 तारीख को 4:09 और 39 को एंट्री कर दिया। यहां देखिए, यहां ओके। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि मून एंटर्स इन कैंसर साइन, पुनर्वसु नक्षत्र एट 4 hours 9 minutes 39 seconds AM IST and will be in, अब ये क्या हो जाएगा? एट IST नक्षत्र, एट IST एट पुनर्वसु नक्षत्र एट, यहां हम डालते हैं वो डिग्री डाल दीजिए, डाल दीजिए 90 डिग्री के ऊपर था। 90 डिग्री इन कैंसर साइन। तो ओके, वो तो हो गया, इन डिग्री के ऊपर था। एंड विल बी इन पुनर्वसु नक्षत्र टिल 14 जनवरी 2025 एट 10:07 और 6 सेकंड एट। ये कब तक रहेगा? 93 डिग्री 20 मिनट 0 सेकंड एट 14/1/2025 एट। 2025। अब ये कर्क राशि में जो था चंद्र, वो गुरु के नक्षत्र में कब तक रहेगा? 10:07 तक। ओके। अब इसका कॉम्बिनेशन बनाते हैं। एवरी क्लियर, ये सारी की सारी बातें आपके सामने बहुत ही सटीकता से आएगी। अब गुरु की, गुरु के पुनर्वसु नक्षत्र में राहु की अंतर्दशा, राहु का सब है, राहु का सब है। अब ये राहु का सब का मतलब क्या होता है? 4:09 4:09 को ये 30 डिग्री के 90 डिग्री के ऊपर आ गया। वो मून का जो 33 मिनट का जो पीरियड था, ये पीरियड क्लियर हो गया। ये देखिए 33 मिनट और 5:09 को चंद्र 3 डिग्री 0 डिग्री 33 मिनट और 20 सेकंड के ऊपर आ गया। तो मून का जो सबलॉर्ड था वो समाप्त हो गया और मंगल का सबलॉर्ड चालू हो गया। कि मून की जो अंतर्दशा थी वो अंतर्दशा यहां समाप्त हो गई और मंगल की अंतर्दशा चालू हो गई। मंगल की अंतर्दशा जो है वो 5:09 को चालू हो गई और 6:32 को समाप्त हो गई। अब ये राहु सब और भुक्ति विल बी फॉर 6 डिग्री 6 बजकर
32 मिनट और 24 सेकंड टू 10 बजकर 7 मिनट 6 सेकंड और 14 जनवरी 2025 एट विल बी एट ये जो है 3 डिग्री 1 डिग्री 20 मिनट टू 3 डिग्री 20 मिनट। राहु की जो भुक्ति होती है वो राहु की भुक्ति 2 डिग्रीज की होती है। राहु की भुक्ति जो होती है वो 2 डिग्री होती है। 120 डिग्रीज को आता है, राहु चालू होता है, और 320 डिग्रीज को समाप्त होता है। इसलिए इस तरह से राहु की भुक्ति यहां समाप्त हो गई, ये हो गई। ओके। अब यहां देखिए गुरु की दशा में, गुरु की सॉरी राहु के सब में, राहु के सब में शुक्र की सप्सप, शुक्र का सप्सप, राहु के सब में राहु की मुक्ति में शुक्र की विदशा, राहु के सब में शुक्र की विदशा चालू होती है 8 बजकर 50 मिनट और 25 सेकंड को, और समाप्त होती है 8 5 8 5 5 टू 9 25 54। वीनस वीनस अंतरा will be ended. Moon will be at will be at 92 degrees 30 minute to 92 degrees 57 minute 0 सेकंड। ये कब होने वाला है? ऑन 14 जनवरी 2025 @ तो ये बात आपके समझ में आ चुकी होगी कि गुरु की दशा में, राहु की अंतरदशा में शुक्र की विदशा 8 बजकर 50 मिनट 5 सेकंड को चालू हो गई। हमारी टाइमिंग क्या है? हमारी टाइमिंग है 9 बजकर 3 मिनट 37 सेकंड। 9 बजकर 3 मिनट और 37 सेकंड। अब यहां आएगा राहु के बाद आएगा वीनस, राहु के बाद आएगा वीनस, वीनस के बाद आएगा फिर राहु। राहु की सूक्ष्म, देखिए राहु की सूक्ष्म, राहु की सूक्ष्म, राहु की सूक्ष्म जो है वो राहु की सूक्ष्म चालू होगी 9 बजकर 3 मिनट, 9 बजकर 2 मिनट और 55 सेकंड, और समाप्त होगी 9 बजकर 8 मिनट 17 सेकंड। 9 बजकर 8 मिनट 17 सेकंड, अप्रोक्सीमेटली 6 मिनट क्या 5 मिनट का विचार करिए, 5 मिनट का। ओके। अब राहु के सूक्ष्म में, राहु के सूक्ष्म में राहु की ही प्राणा है। राहु के सूक्ष्म में राहु की प्राणा है, वो राहु के सूक्ष्म में राहु की प्राणा।
9:02 टू 9:03 43 and moon will be at 92 degree 46 44 10 to 92 degree 44 और 36 सेकंड। तो अब देखिए कि हमारी जो जन्म कुंडली जो हमारे सामने हमने निकाली है, कुंडली कितने बजे, 9:03 37 को हमने कुंडली निकाली है। तो ये जो सूक्ष्म दशा मून का सूक्ष्म दशा स्वामी जो राहु है, उस राहु में प्राण दशा जो है वो राहु की ही है, और वो चलती है सिर्फ ये 55 को चालू हो गई, यानी कि 5 सेकंड, और ये 43 यानी कि 48 सेकंड तक गुरु की दशा में राहु की भुक्ति में, शुक्र की अंतरा में, राहु की सूक्ष्म में राहु की प्राणा जो है वो 47 to 48 सेकंड तक चलती है। तो हमारा अगर ये टाइमिंग 40 सेकंड से भी 1 मिनट से इधर उधर हो गया, तो ये सारा का सारा मून का दशा पद्धति का जो डोला है वो पूरी तरह से फ्लॉप हो जाएगा, वो फ्लॉप हो जाएगा। अब ये सारी बातें आपके समझ में आ चुकी होगी। अब यहां दो बातें यहां हम करते हैं। अब देखिए, रवि रवि जो है वो रवि अब शनि की राशि में बैठा हुआ है। रवि अब शनि के राशि में बैठा हुआ है। तो रवि का साइन लॉर्ड शनि, 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 ये क्या हो गया एक्चुअली, रवि और शनि, रवि और शनि, रवि का शनि एनिमी है। तो अब रवि जब शनि के राशि में बैठता है, रवि जब शनि के राशि में बैठता है, तो वो उनकी जो रिलेशनशिप है वो कैसी रहती है, उसके अनुसार आप वैदिक ग्रंथों में इसका विचार कर सकते हैं। लेकिन रवि रवि जो है वो शनि के राशि में अच्छा फल नहीं देता है, ऐसा कहा जाता है। रवि के राशि में रवि शनि के राशि में रवि अच्छा फल नहीं देता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ रवि अपने नक्षत्र में गोचर कर रहा है, रवि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में गोचर कर रहा है। तो अब मुझे बताइए कि रवि जो अभी इस कुंडली में जो 11वें भाव में बैठा हुआ है, ये 11वें भाव का फल देगा कि नहीं देगा? देगा। ओके। अब मून को देखिए, मून अपने राशि में बैठा हुआ है,
स्वराशि में बैठा हुआ है, स्वराशि में बैठा हुआ है। लेकिन मून जो कर्क राशि में 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट तक गुरु का जो नक्षत्र है उसमें अभी बैठा हुआ है। 10:07 को जब वो शनि के पुष्य नक्षत्र में चला जाएगा और कल 10:18 को वो अश्लेषा नक्षत्र में चला जाएगा। तो इस तरह से चंद्र अपने राशि में 3 दिन तक होने के बावजूद भी वो अपना स्वयं का फल नहीं देता है, स्वयं का फल नहीं देता है। क्योंकि मून क्या करेगा, मून अभी गुरु के नक्षत्र में बैठा हुआ है। मून का एरिया नक्षत्र, एरिया स्टार लॉर्ड जो है वो जुपिटर है। इसीलिए गुरु की दशा चालू हो गई, इसीलिए गुरु की दशा चालू हो गई। ओके, ये समझ में आ गया। अब शनि को देखिए, शनि अपने ही स्वराशि में बैठा हुआ है, लेकिन शनि भी गुरु के ही पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में बैठा हुआ है। शनि अपना फल नहीं देगा, क्योंकि शनि क्या करेगा, शनि अब पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में है। इसलिए गुरु क्या करेगा, ये शनि क्या करेगा, शनि गुरु का फल देगा, शनि गुरु का फल देगा। अब मैं जब बताता हूं आपको कि मेरे सामने, मैं आपके सामने कुछ कुंडली लाता हूं, वो इंस्टेंट कुंडली होती है, वो क्या कोई प्री फिक्स्ड नहीं होती है। तो यहां एक बात ध्यान में लीजिए कि मून गुरु के नक्षत्र में बैठा हुआ है और गुरु स्वयं मून के रोहिणी नक्षत्र में बैठा हुआ है। यहां देखिए, गुरु मून के रोहिणी नक्षत्र में बैठा हुआ है और मून मून गुरु के नक्षत्र, रोहिणी, सॉरी, गुरु के पुनर्वसु नक्षत्र में बैठा हुआ है। चंद्र के रोहिणी नक्षत्र में बैठा हुआ है। और उसी तरह से शनि भी गुरु के शनि भी गुरु के नक्षत्र में बैठा हुआ है। मंगल भी गुरु के नक्षत्र में ही बैठा हुआ है। तो सारे प्लैनेट्स, मंगल तो गुरु का फल देना ही है, शनि तो गुरु का फल देना ही है, लेकिन गुरु स्वयं मून का भी फल देता है। इसलिए मंगल, मर्क्यूरी, सॉरी, मंगल, शनि, मंगल और शनि गुरु के साथ मून का भी फल देंगे। और मून वो तो गुरु का फल देता है, लेकिन गुरु मून का फल देता है। इस तरह से गुरु क्या कर, मून क्या करेगा, गुरु का भी फल देगा, मंगल का भी फल देगा और शनि का भी फल देगा। थोड़ा कंफ्यूजन होता है ना। एक प्लैनेट अगर स्वयं 11वें भाव का सिग्निफिकेटर है, यानी कि एक प्लैनेट 11वें भाव का सिग्निफिकेटर है, और अगर वो प्लैनेट प्लैनेट के स्टार सब में कोई और प्लैनेट गोचर करता है, तो वो प्लैनेट आपको 11वें भाव का फल देगा। ज्यादा कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है। यहां मून गुरु का फल देगा, गुरु मून का फल देगा। तो गुरु का फल देने वाले सारे प्लैनेट मून का भी फल देंगे। मून का फल देने वाले सारे प्लैनेट, गुरु का फल देने वाले सारे प्लैनेट मून का भी फल देंगे। जो पहला रूल हमारा था, कोई भी प्लैनेट अपने स्व राशि का फल नहीं देता है, कोई भी प्लैनेट अपने स्व राशि का फल नहीं देता है। और पहला जो एपिसोड मैंने लिया था कि जन्म समय में पूर्व जन्मों के अनुसार
आपका जन्म होता है और उस आपके जन्म समय के जो ग्रह होते हैं वही आपके जीवन में पूरी तरह से फल देते हैं। ये जो सिद्धांत है वो पूरी तरह से अशास्त्रीय है, इसलिए ये सिद्धांत हमने डिनाई कर दिया है। नो प्लैनेट, नो नेटल प्लैनेट, दैट इज द प्लैनेटरी सेटअप ज्योमेट्री at the time of the birth will not give the result of any kind to the Jataka in his or her whole life at the after the birth. ओके, अब इसके बाद मैंने आपको यह पढ़ाया था कि हमारे 27 नक्षत्र है अश्विनी से रेवती तक। ये नक्षत्र जो होते हैं वो नक्षत्र यानी कि एरिया होता है। एरिया एज एरीज 0 डिग्री टू 30 डिग्री। ओके, इन एरीज अश्विनी 0 डिग्री टू 13 डिग्री 20 मिनट। उसके बाद भरनी 13 डिग्री 20 मिनट टू 26 डिग्री 40 मिनट। और कृतिका 46 डिग्री 40 मिनट टू 30 डिग्री। यहाँ एरीज राशि समाप्त होती है। टॉरस कृतिका 30 डिग्री टू 40 डिग्री। अब रोहिणी 40 डिग्री टू 53 डिग्री 20 मिनट। मृग 53 डिग्री 20 मिनट टू 60 डिग्री। अब जेमिनी मृग 60 डिग्री टू 66 डिग्री 40 मिनट। अब आर्द्रा 66 डिग्री 40 मिनट टू 80 डिग्री। उसके बाद पुनर्वसु 80 डिग्री टू 90 डिग्री। उसके बाद कैंसर साइन पुनर्वसु 90 डिग्री टू 90 डिग्री टू 93 डिग्री 20 मिनट। उसके बाद आता है पुष्य 93 डिग्री 20 मिनट टू 106 डिग्री 40 मिनट। और उसके बाद आता है अश्लेषा 106 डिग्री 40 मिनट टू 120 डिग्री। दे आर द एरियाज। कॉन्स्टेलेशन ये जो है वो ये है। और इसका जो लॉर्ड होता है ये यहां मैं डालता हूं। लॉर्ड्स ऑफ द कॉन्स्टेलेशन are called as the area nakshatra constellation dasha lords. Area of the constellations are called as the area nakshatra lord, area constellation lord या area dasha lord। अब इसी के साथ हम ये देखते हैं planets co-rulers, that is sign lord, star lord,
sublord, sub-sublord, Sukshma Lord, and Prana Lords are not the planets, but they are the area lords. They change very rapidly. Okay. Cuspal core rulers, that is, Cuspal sign lord, Cuspal star lord, Cuspal sublord, Cuspal sub-sublord, Cuspal Sukshma Lord, and Cuspal Prana Lords are not the planets, but they are the area Cuspal Lords. They are confirmed and they will never change. ईशोत्तरी दशा पद्धति, Basha Lord, Bhukti Lord, Antra Lord, Sukshma Lord, Prana Lords are not the planets, they are the areas, and so they are called as Dasha area lord, Bhukti area lord, Antra area lord, Sukshma area lord, and Prana area lord. Prana area lords. तो इस तरह से हमारे सामने जब कोई बात आती है, हमको जो पढ़ाया गया वो पूरी तरह से कैसे सही काल निर्णय करने के लिए, सही विश्लेषण करने के लिए वो सही नहीं है। अगर हम टाइमिंग में 10-15 मिनट का फर्क होता है, हमको हमको ये पता नहीं होता है कि लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड एक्यूरेट नहीं है। इस तरह से कुंडली जो हम बनाते हैं उसके अनुसार लग्न बिंदु और सारे प्लैनेट्स के सारे कस्प के कस्पल सबलॉर्ड, सब सबलॉर्ड, सूक्ष्मा लॉर्ड और प्राणा लॉर्ड जब बदल जाते हैं तो आप किसी भी प्रकार से किसी भी घटना का सही काल निर्णय नहीं कर पाते, किसी भी घटना का सही काल निर्णय नहीं कर पाते। अब जो ये आपके सामने रखा है, अब every planet will give the result of his current transiting star lord. Every planet will give the results of his current transiting sublord. Every planet will give the results of his current transiting sublord. Every planet will give the result of his transiting Sukshma Lord. Every planet will give the result of his current transiting Prana Lord. कोई भी ग्रह अपने गोचर नक्षत्र स्वामी के अनुसार फल देता है। कोई भी ग्रह अपने नक्षत्र स्वामी के अनुसार फल देता है। कोई भी ग्रह अपने गोचर सब लॉर्ड, भुक्ति लॉर्ड,
के अनुसार फल देता है। कोई भी ग्रह अपने गोचर सब लॉर्ड सब सब लॉर्ड के अनुसार फल देता है। कोई भी ग्रह अपने गोचर सब लॉर्ड या अंतरा लॉर्ड जिसे कहते हैं, या विदशा लॉर्ड या प्रत्यंतर दशा लॉर्ड के अनुसार ही, दशा लॉर्ड के अनुसार ही फल देता है। अब कोई भी ग्रह अपने गोचर सूक्ष्म दशा लॉर्ड के अनुसार ही फल देता है। और अंतिमता जो है, कोई भी ग्रह अपने प्राण दशा लॉर्ड के अनुसार ही फल देता है। कृष्णमूर्ति पद्धति का गोल्डन रूल ये है कि कोई भी प्लैनेट अपने स्टार लॉर्ड के अनुसार फल देता है, अपने सब लॉर्ड के अनुसार फल देता है, अपने सब लॉर्ड के अनुसार फल देता है, अपने सूक्ष्म लॉर्ड के अनुसार फल देता है, और अपने प्राणा लॉर्ड के अनुसार फल देता है। यहां सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? इस करंट ट्रांजिटिंग, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन इज करंट ट्रांजिटिंग। करंट ट्रांजिटिंग, करंट ट्रांजिटिंग, करंट ट्रांजिटिंग। जो जो कुंडली हम बनाते हैं, उस समय के ग्रह स्थिति, यानी ग्रह तथा भाव तथा दशा, अंतरदशा, विदशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा में से, प्राण दशा में से अंतरदशा, विदशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा समाप्त हो चुके होते हैं, या फिर कुछ समय के पश्चात वह समाप्त होने वाले होते हैं। इसलिए जन्म समय के कुंडली के ग्रह स्थिति के अनुसार कोई भी ग्रह जातक को, यानी कि जन्म लेने के और कोई भी ग्रह कोई भी फल नहीं देता है। When we prepare the horoscope, then the planets, cusps and Vishottari Dasha elements changes very rapidly. So, or sometimes it has been it has been ended or yet to end in very short period of time. For this reason,
no natal planets cusp and Vishottari Dasha Bhukti Antra Sukshma Prana will not give the result to the Jataka in his lifetime. अगर ये बात आपके समझ में आ गई तो बहुत सारी बातें आपके समझ में आ चुकी होगी। तो आज तक के लिए इतना ही काफी है। सभी को आज की ये मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर सभी को आशीर्वाद। शुभम भवतु, शुभम भवतु, शुभम भवतु। धन्यवाद।